हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस एग्रीकल्चरल क्लासेस। आज से हम एग्रीकल्चर और गेट के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर आता है, इसमें हम कुछ क्विज मल्टीपल क्वेश्चंस को देखेंगे और वन बाय वन क्वेश्चंस को कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिसमें पॉसिबल होगा, और क्वेश्चंस को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस आपको आईसीआर और गेट में मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको हेल्पफुल होंगे। मेनली आईसीआर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, गेट में ज्यादातर हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ क्वेश्चन भी आते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं यानी वन लाइनर टाइप होते हैं, वो इनमें हेल्प करेंगे। बाकी आईसीआर में तो आपके हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एनिमल इफ रेज्ड बाय फार्मर हिमसेल्फ कैन बी एवरी चीप सोर्स ऑफ। द राइट आंसर इज फार्म पावर। जो हम एनिमल्स हैं मेनली हम फार्म पावर के लिए यूज करते हैं, हालांकि जो ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं, कार्ट के लिए भी यूज करते हैं, बुलक पावर के लिए भी, लेकिन सबसे ज्यादा इसका मेन इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो फार्म पावर है। कि इस फार्म पावर का मतलब है कि हम उसमें डिफरेंट तरह की फार्म में आने वाली जो यूटिलिटीज है उनमें हम यूज कर सकते हैं, जो डिफरेंट फार्म के हम काम कर सकते हैं। देन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ट्रैक्टर एंड पावर टिलर इज नॉट वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ हाई इनिशियल। तो हम किस वजह से उसका हम यूज कम कर पाते ट्रैक्टर या पावर टिलर का। उसके चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला है प्राइस, दूसरा है कवरेज, तीसरा है इन्वेस्टमेंट और चौथा है पावर रिक्वायरमेंट। तो इसमें चारों में से सबसे ज्यादा जो मेन इसमें कॉज है वो उसका इन्वेस्टमेंट है। तो इसको इन्वेस्टमेंट क्यों कहा? क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइस ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक वन टाइम प्राइस नहीं है, परचेज नहीं है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब हमें उसका लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसके बाद उसका हमें फ्यूल कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये हमारा वन टाइम परचेजिंग नहीं है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए इसका सबसे मेन रीजन ये है कि कंटिन्यूस इसका जो इसमें हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, कंटिन्यूसली हमें इसमें देना पड़ता है, इसलिए इसका जो यूज है वो कम कॉमन नहीं है, इसके हाई इन्वेस्टमेंट के कारण। थर्ड क्वेश्चन इज द एवरेज कैपेसिटी ऑफ ए विंड मिल वुड बी अबाउट। तो जो विंड मिल की एवरेज कैपेसिटी कितनी होती है वो 0.5 HP लगभग होती है हमारी। देन ड्रेनेज टाइप ऑफ टेरेस आर नॉट सुटेबल फॉर। तो ड्रेनेज टाइप जो टेरेस होते हैं वो कहाँ पे सुटेबल नहीं है? फिर ह्यूमिड, फिर सेमी एरिड, ट्रॉपिकल और ऑल ऑफ अबव। उसका राइट आंसर है ट्रॉपिकल जोन्स में ये ज्यादा सुटेबल नहीं होते हैं। देन intake valve wear more than exhaust valve is probably due to the performance by the। तो किसकी जो इनलेट वॉल्व होती है उसका ज्यादा जो वेयरिंग क्यों होती है? वेयरिंग उसकी एयर क्लीनर के कारण होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो एयर जो आती है इसमें वो उसमें डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हमारी ये इंजन सिलेंडर है, इसका ये इनलेट वाल्व है, इसमें जो एयर आती है, एयर इनलेट के थ्रू आती है, वो पहले एयर क्लीनर के कारण में से होके आती है। तो अगर एयर क्लीनर उसका क्लीन नहीं होगा, यानी उसका अगर एयर क्लीनर इफेक्टिव नहीं होगा या उसमें फिल्टर्स हैं वो चॉक हो गए, तो चॉक होने से क्या होगा? तो एयर फिल्टर नहीं हो पाएगी अच्छे से या क्लीन नहीं हो पाएगी, तो अनक्लीन्ड जो एयर आने से अंदर उसका जो वियरिंग होगी वो बढ़ जाती है। इसलिए इनटेक वाल्व का अगर ज्यादा वियरिंग है तो एयर क्लीनर के कारण उसकी ज्यादा वियरिंग होगी, ना कि नोजल्स के कारण, ना कि टॉप डेड सेंटर के कारण, ना ही बॉटम डेड सेंटर पे। एयर क्लीनर के कारण उसकी ज्यादा वियरिंग होगी। इनटेक वाल्व वियर मोर देन। तो जो इनटेक वाल्व है वो किससे ज्यादा वियर होते हैं? तो वॉल सीट, वॉल ग्राइंडिंग प्लेट्स और एग्जॉस्ट वाल्व और आउटलेट वाल्व। तो इसमें मिनिमम जो होती है ये एग्जॉस्ट वाल्व की जो वियरिंग होती है वो एग्जॉस्ट वाल्व की होती है, और मैक्सिमम जो वियरिंग होती है वो इनटेक वाल्व की होती है। हम पहले कारण बता चुके। नेक्स्ट, ट्रैक्टर इंजन कंप्रेशन प्रेशर गोज डाउन कंसिडरेबली आफ्टर द कांस्टेंट ऑपरेशन ऑफ अबाउट। तो जो ट्रैक्टर की कंप्रेशन प्रेशर जो होता है वो घटते जाता है, वो लगभग 2000 आवर्स के बाद घट जाता है। देन क्लियरेंस बिटवीन द रॉकर आर्म एंड द वाल्व स्टेम इज नोन एज। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको टेपेट वॉल्व क्लियरेंस कहते हैं, क्योंकि जहां पे जो ये इसकी रॉकर आर्म होती है, तो ये रॉकर आर्म है, और रॉकर आर्म और ये जिसका वॉल्व स्टेम होता है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं? टेपेट वॉल्व क्लियरेंस बोलते हैं। ये हमारी रॉकर आर्म है जिसके ऊपर से ओवरहेड से ये टेपेट्स लगते हैं, इसको
टैपेट वॉल क्लियरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज द वॉल टैपेट क्लियरेंस इज एडजस्टेड बिटवीन बोथ द वॉल्स आर इन क्लोज पोजिशन। जब दोनों की दोनों वॉल क्लोज पोजिशन होते हैं उस समय उनको हम सेट करते हैं, क्लोज पोजिशन में करते हैं कि इस समय जो दोनों वॉल्स होते हैं वो दोनों क्लोज होते हैं और जो इनके टैपेट्स होते हैं वो डांसिंग पोजिशन में होते हैं। दोनों को हम अप डाउन मूव कर सकते हैं, तो उस पोजिशन में हम इनको सेट करते हैं। तो ये हमेशा क्लोज, दोनों वॉल क्लोज होते हैं उसी पोजिशन में हम सेट करते हैं। इसको हम डांसिंग पोजिशन भी बोलते हैं क्योंकि इन दोनों वॉल्स को इस समय पे हम दोनों क्लोज होने के कारण गैप मिनिमम रहता है और इनको जो टैपेट्स होते हैं इनको मूव कर सकते हैं, इसलिए इनको डांसिंग पोजिशन कहते हैं। देन ए टिपिकल वॉल ऑफ टैपेट क्लियरेंस इज गिवन एज, तो टिपिकल जो वैल्यू है वो टैपेट क्लियरेंस की वो 0.38 mm होती है, यानी जो हम टैपेट और रॉकर आर्म के बीच में जो गैप दिया गया है ये इसका जो गैप है वो लगभग 0.38 mm होता है जो स्टैंडर्ड है। द वॉल फेस इज जनरली मेड ऑफ हीट रेजिस्टिंग मटेरियल लाइक, तो जो वॉल होते हैं वो हीट रेजिस्टिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि जब हमारे इंजन सिलेंडर में कंप्रेशन होता है, ये हमारा इंजन सिलेंडर है, जब कंप्रेशन होता है तो में बहुत ही टेम्परेचर जो हाई हो जाता है, हाई टेम्परेचर अबाउट मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस इन डीजल और अबाउट 800 डिग्री जो सेल्सियस है वो पेट्रोल इंजन में होता है। तो इतना टेम्परेचर, और जब पावर स्ट्रोक लगता है तो टेम्परेचर और ज्यादा 1800 तक जा सकता है। तो इतना टेम्परेचर होने, अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वॉल्स जो अगर स्पेशल अलॉय के या इतने स्ट्रांग नहीं बनाए जाएंगे तो वो पिघल जाएंगे, उनका जो इंजन है सीज हो जाएगा हमारा, इसलिए उसको हीट रेजिस्टेंट मटेरियल के बनाए जाते हैं। द टॉप ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड द क्राउन एंड द लोअर सेक्शन इज कॉल्ड स्कर्ट। तो जो अपर पोर्शन होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। जो पिस्टन है इसका अपर पोर्शन होता है, इसमें यहाँ पे रिंग्स होते हैं, इसको हम इस पोर्शन को हम क्राउन बोलते हैं। और यहाँ पे इसका जो क्रैंक पिन लगी होती है और ये यहाँ पे जो लोअर पोर्शन है इसको हम स्कर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स सील द सिलेंडर एंड ट्रांसमिट द गैस प्रेशर टू द कनेक्टिंग रोड। तो जो पिस्टन में ये पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर ये हमारा हेड होता है, सिलेंडर होता है। तो ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए हम इसमें रिंग्स लगाए जाते हैं, इसको हम पिस्टन रिंग बोलते हैं। तो ये गैप को ट्रांसमिट करने से एयर प्रेशर को बंद करता है, जिससे कि इसमें हमारी एयर लीक ना हो पाए। और यहाँ पे कनेक्टिंग रोड होती है, तो ये कनेक्टिंग रोड को ये प्रेशर को मेंटेन करता है। देन क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन द ड्राई लाइनर एंड द सिलेंडर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो। तो हीट फ्लो के लिए ये हमें जो लाइनर होता है, यानी ये जो आउटर कवर होता है, इसको सिलेंडर बोलते हैं और इसके अंदर ये पिस्टन होता है। तो ये जो बाहर इसके जो ये लगाई गई है लेयर, इसको हम हीट फ्लो को रोकने के लिए लगाई जाती है। वेट ऑफ टू स्ट्रोक इंजन पर पावर हॉर्स पावर इज, जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसकी जो वेट होता है वो कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है, इसमें एक ही क्रैंक केस के अंदर ही हमारे इनलेट पोर्ट बने होते हैं, आउटलेट पोर्ट बने होते हैं और इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है। इसकी पावर पर जो डेवलपमेंट है वो भी कम होता है। वेट ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन पर हॉर्स पावर इज हायर। तो जो 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है उसका जो वेट होता है वो ज्यादा होता है हमेशा, क्योंकि इसकी असेंबली में जो पार्ट्स हैं वो ज्यादा होते हैं, इनको कॉम्पैक्ट नहीं बनाया जाता। टाइप ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन आर अवेलेबल ओनली एज हाई स्पीड। जहां पे हाई स्पीड की जरूरत होती है कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें हमारे 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पर हमारे 4 जो साइकिल है वो कंप्लीट होते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में हमारे एक ही साइकिल में हमारे 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। तो इसमें हमारी जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये 2 रिवोल्यूशन में 4 स्ट्रोक होती है, यहाँ पे 1 रिवोल्यूशन में। तो जो पावर ये 2 रिवोल्यूशन में डेवलप करेगा ये एक ही रिवोल्यूशन में पावर डेवलप करेगा। मतलब इसमें हर एक रिवोल्यूशन में पावर स्ट्रोक होगा और इसमें 2 रिवोल्यूशन लेने पर 1 पावर स्ट्रोक होगा। तो इसलिए जो स्पीड होगी वो
टू स्ट्रोक इंजन की हाई होती है। टाइप ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन अवेलेबल थ्रू मैन्युफैक्चरर्स आर ओनली हाई स्पीड, ओनली लो स्पीड, मीडियम स्पीड एंड ऑल स्पीड। तो ये जो फोर स्ट्रोक इंजन है वो हर स्पीड में अवेलेबल है। हर एक मैन्युफैक्चरर इस तरह का बनाता है कि हर स्पीड को पर वो मेंटेन हो सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन कैन बी ऑपरेटेड इन डायरेक्शन ऑफ वन ओनली। जो फोर स्ट्रोक इंजन है वो एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट हो सकता है। इसका जो ऑपरेशन है वो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक इनलेट वाल्व है, वो अपना इनलेट के टाइम पे खुलेगा और एक आउटलेट है वो अपने एग्जॉस्ट के टाइम पे ही ओपन होगा। तो अगर इसका जो कनेक्टिंग रॉड है अगर एक ही डायरेक्शन में मूव होगी तो ही इसकी जो टाइमिंग है वो सही से काम करेगी। अगर इसको हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अगर इस डायरेक्शन में सेट है और अगर हम चाहेंगे कि हम इस डायरेक्शन में भी इससे पावर ले लें तो क्या होगा, इसकी टाइमिंग जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग की डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए हम दूसरे डायरेक्शन में हम उसको नहीं ऑपरेट कर सकते, सिर्फ वन डायरेक्शन में ही ऑपरेट किया जा सकता है। देन फ्लाई व्हील ऑफ फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन इज कंपेरेटिवली लार्जर। तो फ्लाई व्हील जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसका ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू टू स्ट्रोक इंजन। तो फ्लाई व्हील क्या होता है, फ्लाई व्हील एक ऐसी डिवाइस है, एक इस तरह का व्हील है जो कि इसकी पावर को फ्लक्चुएशन को रोकने, पावर जनरेटेड फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए होता है। क्योंकि अगर हम इंजन की देखें तो उसमें चार हमारे स्ट्रोक्स हैं। पहला है इनटेक, दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा है पावर और चौथा है एग्जॉस्ट। तो हम देखें कि हमारे दो पहले एक रिवोल्यूशन में ये कंप्लीट होगा, दूसरे रिवोल्यूशन में ये कंप्लीट होगा। तो हम देखते हैं कि दो रिवोल्यूशन में हमारा सिर्फ पावर स्ट्रोक एक ही है। सो अगर हम पावर को इस तरह से देखें तो हम देखते हैं कि एक रिवोल्यूशन ये हुआ, दूसरा रिवोल्यूशन ये हुआ, तो हमारे दूसरे रिवोल्यूशन में एक ही बार जो पावर जनरेट होगी फिर से ये यहाँ तक आएगा। लेकिन जब तक सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा इसकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी समवॉट एक्सटेंट, है ना। तो जो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी उस स्पीड को डिक्रीज ना करने पाए, यानी उस स्पीड को मेंटेन रख पाए, इसके लिए हम एक वेट यूज करते हैं। इसी वेट को हम फ्लाई व्हील कहते हैं। तो ये फोर स्ट्रोक इंजन में थोड़ा बड़ा दिया जाता है ताकि उसकी जो फ्लक्चुएशन है मिनिमम से मिनिमम हो सके। और ये जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें छोटा क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उसमें हर एक रिवोल्यूशन में हमारी एक पावर स्ट्रोक होगा, यहाँ पे एक पावर स्ट्रोक होगा, फिर नेक्स्ट में फिर एक पावर स्ट्रोक होगा, जबकि इसमें एक यहाँ पावर स्ट्रोक होगा, एक आइडल जाएगा, दूसरे रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होगा। तो इसलिए इसमें जो साइज होता है वो लार्ज देना पड़ता है, इसमें स्मॉल देना पड़ता है। फ्लाईव्हील ऑफ टू स्ट्रोक साइकिल इंजन इज कंपेरेटिवली स्मॉलर। तो स्मॉलर क्यों है, वही क्वेश्चन है जब मैंने अभी इसका आंसर दिया, क्योंकि इसमें हर एक रिवोल्यूशन में एक यहाँ पावर स्ट्रोक होगा, नेक्स्ट रिवोल्यूशन में फिर एक पावर स्ट्रोक होगा। तो इसमें क्या हर एक स्ट्रोक में पावर आ रही है तो हमें ये फ्लक्चुएशन है मिनिमम होगा। यहाँ पे एक रिवोल्यूशन यहाँ आया आइडल है, फिर नेक्स्ट रिवोल्यूशन में यहाँ हमको पावर मिली, फिर आइडल आएगा हमारा, फिर यहाँ पे हमें पावर मिलेगी। तो इस तरह से जो पावर स्ट्रोक है वो एवरी टू रिवोल्यूशन में एक बार ही मिलता है। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो लेस डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज ना हो, मेंटेन रहे हर एक रिवोल्यूशन में, इसलिए हम फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ टू स्ट्रोक इंजन इज कंपैरेटिवली लो। जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो टू स्ट्रोक इंजन की कम होती है। देन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन इज कंपैरेटिवली हाई। तो थर्मल एफिशिएंसी इसमें ज्यादा होती है। ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसमें टू रिवोल्यूशंस में हमें एक बार पावर देनी पड़ती है और फ्यूल हमारा कम बर्न होता है, और कम फ्यूल बढ़ने से हमारी एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो रिवोल्यूशन आने के बाद ही एक पावर स्ट्रोक लगेगा। जबकि हमारा जो टू स्ट्रोक इंजन है वहां पे हर एक रिवोल्यूशन में हमें पावर स्ट्रोक मिलता है और हर स्ट्रोक में ही फ्यूल की बर्निंग होती है। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डीजल इंजन इज कंपैरेटिवली लो। तो डीजल की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम है। वो क्यों है, क्योंकि जो डीजल की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन है वो 32 to 38% है, यानी हमारा इतना हमारी पावर आउटपुट होता है। जो पेट्रोल इंजन है ईट ऑफ P = 25 to 32%। तो जो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी है वो 25 से 32% होती है और डीजल इंजन की 32 से 38% होती है। तो इसे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा ऑब्वियसली वो डीजल का लो आएगा, क्योंकि इसमें हमें एफिशिएंसी ज्यादा मिल जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ कार्बोरेटर इंजन इज कंपैरेटिवली वेरी हाई। तो जो कार्बोरेटर इंजन यानी वो ये पेट्रोल इंजन की बात कर रहा है,
तो कार्बोरेटर एक डिवाइस होती है जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर हमें देती है। तो एयर फ्यूल मिक्सचर लेने के लिए हमें पेट्रोल इंजन में यूज होता है। तो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी है जो कम होती है, इसलिए इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें ज्यादा पड़ता है, यानी इसमें ज्यादा फ्यूल की बर्निंग होती है। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ डीजल इंजन कंपेरेटिवली हाई, लेकिन जो इंजन का इनिशियल कॉस्ट है वो ज्यादा है, क्योंकि इसमें कंपोनेंट ज्यादा होते हैं। इसमें हमें बस स्पार्क प्लग होगा और हमारा इंजन सिलेंडर होगा और कार्बोरेटर होगा जो मेन है। लेकिन जो डीजल इंजन है इसमें हमें सिलेंडर होगा प्लस नोजल होगी प्लस पंप होगा। तो इस तरह से इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए इसका इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीजल इंजन वेट पर हॉर्स पावर इज हाई। तो डीजल इंजन का जो वेट है वो ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट है, फिर वही बात है, जो कंपोनेंट है वो ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात है, कंपोनेंट ज्यादा होने के साथ साथ में से क्या जो कंप्रेशन रेशो है, कंप्रेशन रेशो है वो हाइयर होता है। तो हाइयर होने से हमारी इसकी बॉडी जो स्ट्रॉन्ग ज्यादा बनानी पड़ती है। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें, इसमें कंप्रेशन रेशो जो है वो 1:5 होता है, जबकि जो डीजल इंजन होता है उसमें जो कंप्रेशन रेशो है वो क्या है ना 1:15-18 होता है। तो इसमें जो कंप्रेशन रेशो है वो ज्यादा है नहीं। हमारी जो इंजन सिलेंडर के अंदर में जो इसका कंप्रेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड तक होता है, तो इसकी जो बॉडी होती है वो ज्यादा स्ट्रांग बनानी पड़ती है, इसलिए इसमें मटेरियल ज्यादा यूज होता है, इसलिए ये बॉडी इसकी हैवी बनाई जाती है डीजल इंजन की। वेट ऑफ कार्बोरेटर इंजन पर हॉर्स पावर इज कंपेरेटिवली लो। तो उसका कंपेरेटिवली लो होता है क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट भी कम होते हैं और इसकी जो कंप्रेशन रेशो है वो कम होता है, 1:5-8 रेशो तक होता है। आफ्टर बीइंग हेवी लोडेड डीजल इंजन डेवलप मोर टॉर्क, लेकिन उसका जो ज्यादा वेट होने से उसका टॉर्क भी डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो टॉर्क डेवलपमेंट ज्यादा क्यों होता है? उसकी जो पावर ज्यादा होती है। तो पावर ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन। द रेशियो ऑफ द हॉर्स पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन टू द फ्यूल हॉर्स पावर इज नोन एज फ्यूल कंजम्पशन। मतलब द रेशियो ऑफ हॉर्स पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन, तो कितना हमारी जो पावर आउटपुट है और कितना हमारा फ्यूल बर्न हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं कि पर हमारा जो पावर आउटपुट है उसमें कितना फ्यूल यूज हुआ या बर्न हुआ, उसको हम फ्यूल कंजप्शन कहते हैं। तो फ्यूल कंजप्शन क्या होता है? DBHP। तो कितना DBHP पर लीटर या पर केजी हमको मिला, वो उसका फ्यूल कंजम्पशन है। द क्वालिटी ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड बाय ऑयल इंजन on the basis of 1 horsepower is known as specific fuel consumption। तो specific fuel consumption क्या होता है कि पर यूनिट जो फ्यूल है उसे कंज्यूम होने पे कितने हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर जनरेट करने के लिए हमें कितना फ्यूल बर्न करना पड़ा, उसको हम स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बोलते हैं। द रेशियो ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर टू द इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो जो एफिशिएंसी है ईटा क्या होता है? एफिशिएंसी PIPB। सो ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। कितनी उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी आई है, यानी कितनी पावर हमारी जो फ्रिक्शन में लॉस हो गई है वो हम इससे कैलकुलेट करते हैं, कितनी हमारी जो पावर है वो फ्रिक्शन में चली गई है। द हॉर्स पावर अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट इज कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर। तो इसको हम ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं जो हमारी क्रैंक शाफ्ट में मिलती है। जैसे हमारा ये इंजन सिलेंडर है, ये इसमें पिस्टन लगा हुआ है और ये इसकी कनेक्टिंग रॉड है। तो जो कनेक्टिंग रॉड पे है जो पावर हमारी यहाँ पे डेवलप हो रही है, यानी कंप्रेशन के बाद जो पावर स्ट्रोक लगने के बाद जो पावर यहाँ पे हो रही है डेवलप, उसको हम IHP बोलते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और जो हमारी ये क्रैंक है, जो क्रैंक है वो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है। तो इसको जो अप एंड डाउन मोशन को हम इसको रोटरी मोशन में हमें प्राप्त होता है। तो इस जो क्रैंक शाफ्ट पे जो हमें पावर मिलती है इसको हम ब्रेक हॉर्स पावर इसको बोलते हैं, BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। तो इसी का जो रेशियो है BHP/HP, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है। तो जो इस क्रैंक शाफ्ट पे हमारी जो पावर मिलेगी उसी को हम ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं।
द टोटल हॉर्स पावर डेवलप्ड बाय ऑल द सिलेंडर्स एंड नीडेड पिस्टन डिसगार्डिंग फ्रिक्शन एंड लॉसेस विद इन द इंजन सेट टू बी इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो वही बात है जो हमने समझा दी आपको, जितनी भी पावर यहाँ पे डेवलप हो रही हमारी इंजन जो पावर स्टॉक में इंजन सिलेंडर पर जो पावर डेवलप उसको इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं, और जो हमारी यहाँ पे पहुंच रही है यानी जो फ्रिक्शन है वो इस सिलेंडर को मूव करने के लिए जो भी फ्रिक्शन यूज हुआ हमारा, जिस जो भी पावर फ्रिक्शन में लॉस हुई, ऐसे मूव पार्ट्स को मूव करने के लिए जो एनर्जी लॉस हुई, जो भी पावर लॉस हुई, उन सबको घटा के जो हमारी ब्रेक हॉर्स पावर यहाँ मिलती है, यही हमारी ब्रेक हॉर्स पावर आगे इंजन से हमारी यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। तो इसी को हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। द एवरेज नेट प्रेशर इन kg per meter square on the piston during the power stroke only is indicated mean effective pressure। तो जो यहाँ पे प्रेशर होगा इसको इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर कहेंगे। ट्रैक्टर्स आर मोस्टली इक्विप्ड विद मल्टी सिलेंडर इंजन। तो ट्रैक्टर्स में मल्टी सिलेंडर इंजन होता है, इसमें हम एक यहाँ पे सिलेंडर होगा, एक यहाँ पे सिलेंडर होगा, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर तक हमारा ट्रैक्टर अवेलेबल है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे 4 सिलेंडर इंजन है हमारा, मल्टीपल सिलेंडर होते हैं, कहीं पे कोई ना कोई में पावर स्ट्रोक मिलता है हमको, हर एक रिवोल्यूशन पे हमारा एवरी 1/4 रिवोल्यूशन पे एक हमारा पावर स्ट्रोक लग जाता है। ट्रैक्टर इंजन कंप्रेशन प्रेशर जनरली गोज डाउन कंसिडरेबली आफ्टर द कांस्टेंट ऑपरेशन यूज ऑफ 2000 आवर्स। तो 2000 आवर्स तक अगर हम इसको कंटिन्यूसली ऑपरेट करते हैं ट्रैक्टर इंजन को, तो उसका 2000 आवर्स के बाद उसकी सर्विसिंग जरूरी है, और उसका जो है प्रेशर वो डिक्रीज होने लगता है, तो उसके बाद उसकी सर्विसिंग जरूरी है। टू स्ट्रोक इंजन हैव वेरी लिमिटेड यूज ऑन जनरल फार्म्स। तो टू स्ट्रोक इंजन का जनरल फार्म्स में यूज नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो पावर वैल्यू है वो कम है, वो पावर जनरेट कम करता है एज कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन। मल्टीपल सिलेंडर हाई स्पीड वर्टिकल इंजन आर मोस्टली यूज एज मोटिवेटिव इंजन ऑन फार्म ट्रैक्टर। तो मल्टी सिलेंडर जो मैंने भी बताया, मल्टी सिलेंडर होते हैं, मोर देन 1 इंजन सिलेंडर होता है, और वर्टिकल टाइप होते हैं, वो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। Some of the small size garden tractors are equipped with 2-stroke engine। जो गार्डन ट्रैक्टर होते हैं उनको 2-stroke इंजन में यूज किया जाता है। The thermostat opens widely at about 80 डिग्री। तो थर्मोस्टेट जो वाल्व होती है वो हमारी 80 डिग्री पे ओपन होती है। तो लेकिन अगर थर्मोस्टेट वाल्व अगर हम बात करेंगे अलग अलग डीजल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन, तो इसकी जो ओपनिंग टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है, लेकिन एक जनरल बात करें तो लगभग वो 80 डिग्री पे हमारी ओपन हो जाती है। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं वो कैसे ओपन होती है। और ये जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो कूलिंग सिस्टम में यूज की जाती है। द कूलिंग सिस्टम ऑफ एन इंटरनल कंबशन पेट्रोल इंजन मेंटेन द इंजन टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ। जो पेट्रोल इंजन होता है जो उसमें थर्मोस्टेट वाल्व होती है वो 71 to 80 डिग्री में ओपन होती है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये इतने टेम्परेचर में ओपन हो जाती है। देन फॉर हैवियर फ्यूल द कूलिंग सिस्टम ऑफ एन इंटरनल कंबशन मेंटेन एट 88 to 90। यानी इसमें ये डीजल इंजन की बात कर रहा है, तो डीजल इंजन में 88 to 90 डिग्री टेम्परेचर पे ये ओपन होती है। यानी इसमें अगर हम जनरल देखें तो 80 डिग्री, पेट्रोल इंजन में 71 to 80 डिग्री, एंड डीजल इंजन में ये 88 to 90 डिग्री में ओपन होती है। तो ये थर्मोस्टेट वाल्व है। अगर हम इसका ब्रीफ में देखना चाहें, 3 क्वेश्चन आ गए, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि थर्मोस्टेट वाल्व क्या होती है। अगर ये हमारा इंजन सिलेंडर है तो क्या होता है, इसमें जो हीट जनरेट होती है इसमें लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर माने, तो अगर इतना टेम्परेचर कंटिन्यूसली इसका रहेगा तो हमारे जो पार्ट्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और इंजन सीज हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, हम इसमें क्या करते हैं, आउटर में हम एक वाटर जैकेट यूज करते हैं। तो वाटर जैकेट में क्या होता है, एक तरफ से वाटर को इन किया जाता है, दूसरी तरफ से वाटर को आउट किया जाता है। तो जो वाटर इसमें इन होगा उसका टेम्परेचर धीरे राइज होगा, और जब वो आउट किया जाता है तो उसका टेम्परेचर हाईएस्ट हो जाता है, मतलब वो हीट हो जाता है। तो ये जो इंजन का जो टेम्परेचर है मेंटेन करने के लिए वाटर की जरूरत है। तो अगर हम ये वाटर की वही अगर हम सर्कुलेट करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम इतना वाटर उसमें नहीं यूज कर सकते कि हम वाटर को बार बार बहुत ज्यादा फ्लो कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक वाटर टैंक होता है, जो वाटर टैंक होता है, और वो वाटर टैंक रेडिएटर के ऊपर मेंटेन होता है। इसको रेडिएटर बोलते हैं। तो रेडिएटर के पीछे हमारा एक फैन लगा होता है, जो कि इसको वाटर जो गर्म होके आया वो यहाँ पे आता है, और ये जो फैन है ये रेडिएटर के थ्रू वाटर नीचे आता है, और यही वाटर फिर कूल होके फिर से इंजन सिलेंडर में जाता है। तो इंजन सिलेंडर
में कब तक पानी को हमें इसी को सर्कुलेट करना है, क्योंकि इस वाटर को कूल होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे एक थर्मोस्टेट वाल्व दी जाती है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली कोल्ड वाटर भी सर्कुलेट होगा तो इंजन की जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो थर्मोस्टेट वाल्व है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ओपन होता है। सो वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है ओपन होने के लिए, वो डीजल इंजन के लिए 71, पेट्रोल इंजन के लिए हमारा 71 to 80 डिग्री दिया गया है, और पेट्रोल डीजल इंजन के लिए 88 to 90 डिग्री दिया गया है। आई थिंक ये आपको ये जो सिस्टम है वो समझ आ गया है। बाकी जब हम आगे आने वाले लेक्चर में कूलिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो हम और इलेबोरेट करेंगे किस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से वाटर को के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। आफ्टर रिलीज ऑफ प्रेस बटन डीजल इंजन मस्ट स्टार्ट विद इन 15 सेकेंड। तो जब हमारा पुश बटन होता है या जो उसकी हमारी जो सेल्फ होती है, जब हम सेल्फ को देते हैं तो विद इन 15 सेकेंड वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। इफ द इंजन डज नॉट स्टार्ट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स शुड बी मेड इन एन इंटरवल ऑफ 2 मिनट। अगर एक बार में इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो हमें 2-3 मिनट के बाद ही नेक्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, कंटिन्यूसली हमको अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। मैग्नेटो पॉइंट्स नीड टू बी रीगैप्ड आफ्टर ऑपरेशन ऑफ 200 to 300 आवर्स। तो मैग्नेटो जो पॉइंट्स होते हैं वो इंजन जो स्टार्टिंग है यानी इग्निशन जो सिस्टम है उसका पार्ट होता है। क्योंकि अगर हम मैग्नेटो की बात और जो स्पार्क प्लग के जो दोनों तरह से इसको दोनों ऑपरेट किया जाता है, तो इसका जो स्टार्टिंग है हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इतना देखिए 200 to 300 आवर्स में उसको रीगैप करना पड़ता है। तो रीगैप मतलब जैसे हमारा स्पार्क प्लग होता है उसमें एक रॉड पॉजिटिव होती है, एक माइनस होती है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको हम मेंटेन करते हैं। तो ये गैप जो है कार्बनिंग के कारण ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसको हमें 200-300 आवर्स में इसको हम मेंटेन करना पड़ता है, रीगैप करना पड़ता है। ओके, यूजिंग द पंप फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल इन सिस्टम प्रेशर डेवलप्ड इन द लुब्रिकेशन सिस्टम इज अबाउट 3 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। जो हमारा पंप होता है जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है, क्योंकि 2 तरह के लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा फोर्स फीड। इसको नेचुरल के हम कहीं कहीं पे स्प्लैशिंग भी बोलते हैं, यानी इसमें हम कोई भी नेचुरल जिसमें कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं करते हैं, पंप यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो फोर्स फीड होता है इसमें हम पंप का यूज करते हैं। इसमें मेनली स्प्लैशिंग से होता है, तो स्प्लैशिंग में और फोर्स फीड में जो पंप यूज होता है उसको जो प्रेशर है वो 3 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। नॉर्मली थर्मोस्टेट बिगिन टू ओपन एट 74 डिग्री एंड opens widely at about 80 डिग्री। तो 74 पे लगभग ओपन स्टार्ट होती है और 80 डिग्री तक पूरी ओपन हो जाती है। तो मैंने अभी थर्मोस्टेट की जो आपको प्रीवियस इसमें बताई स्लाइड में, तो जो ओपनिंग है थर्मोस्टेट वॉल की ये धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे ओपन होती है। सो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ क्वेश्चन जो फार्म मशीनरी पावर से रिलेटेड थे, और ये क्वेश्चन आपको ICR और गेट जैसे एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।